नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज का हॉरर कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है जिनका नाम पुष्पेंद्र है, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब यह कहानी पुष्पेंद्र जी के मुंह से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है और रात को अकेले सोने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आप इस माहौल में खो जाएंगे। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली डर से भरी कहानियां आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करते ही हैं। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं गुजरात के राजकोट का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब मैं नया ही ऑटो ड्राइवर बना था और उस वक्त मुझे ठीक तरीके से ऑटो चलाना भी नहीं आता था, क्योंकि अब तक मुझे ऑटो चलाते हुए सिर्फ 15 से 20 दिन ही हुए थे। इसी वजह से मैं ऑटो को सही तरीके से सीखने के चक्कर में उसको थोड़ा धीरे ही चलाया करता था। अब मेरे ऑटो ड्राइवर बनने के पीछे की कहानी ये है कि मेरे घर में सभी लोग ऑटो ड्राइवर ही हैं, यानी कि मेरे जो चाचा ताऊ और मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी ऑटो ड्राइवर हैं। हमारे एक ही परिवार में लगभग 7 से 8 ऑटो ड्राइवर हैं जो कि रोजाना अपने घर में लगभग 10,000 की कमाई करके लाते हैं। जब भी मेरे पापा और चाचा लोग शाम को घर आने के बाद में एक जगह पर बैठकर इस बारे में चर्चा करते थे कि आज मेरी इतनी कमाई हुई, आज मेरी इतनी कमाई हुई, तो उन लोगों की बातें और उनकी कमाई के बारे में सुनकर बचपन से ही मेरे अंदर भी इस बात का जुनून था कि मैं भी बड़ा होकर एक ऑटो ड्राइवर ही बनूंगा। अब घर वालों ने भी मुझे ऑटो ड्राइवर बनने की इजाजत इस वजह से दे दी थी क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था। अब पढ़ाई में ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से मैंने 12वीं क्लास पास करते ही पढ़ाई भी छोड़ दी थी और अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मुझे भी अपने परिवार के लोगों की तरह ही गुजरात के राजकोट की सड़कों पर अपना ऑटो दौड़ाना है और राह चलते हुए मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। लेकिन जिस वक्त मैं ऑटो ड्राइवर बनने की सोच रहा था उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये ऑटो ड्राइवर बनने की जिद ही मुझे अपनी जिंदगी में एक ऐसी डरावनी घटना से रूबरू करवाएगी जिस घटना का सामना करने के बाद मेरा ऑटो ड्राइवर बनने का सारा भूत उतर जाएगा, क्योंकि शायद उस घटना में मेरा एक वास्तविक भूत से सामना होने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि आज तक इस तरह की घटना मेरे परिवार में ऑटो चलाने वाले किसी भी इंसान के साथ नहीं हुई थी। लेकिन शायद बड़े बुजुर्ग लोग एक बात सही ही कहते हैं कि जो नकारात्मक और डरावनी चीजें होती हैं वो सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देती हैं या फिर उसी इंसान के साथ कुछ ऐसा करती हैं जिस इंसान के नक्षत्र उस डरावनी आत्मा से थोड़े बहुत मिलते हो। शायद मेरे ही कुछ गुण या नक्षत्र ऐसे थे जो उस रात मुझे उस डरावनी आत्मा के पास में खींच कर ले गए और उस दिन मुझे जो कुछ भी वहां पर दिखाई दिया और जो कुछ भी मैंने महसूस किया वो सब होने के बाद मुझे एक चीज तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि कमाई का ज्यादा लालच करने के चक्कर में इंसान एक दिन अपने आप को भी खो देता है और फिर उसके पीछे रहने वाले उसके परिवार के लोग हमेशा रोते और बिलखते रह जाते हैं। अब मैं ये सब बातें सिर्फ कहानी को लंबा करने के चक्कर में ही आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस डरावनी घटना के होने के बाद मैंने इन सब चीजों को अपने जीवन में महसूस किया है। जब आप लोग भी आगे चलकर मेरे साथ जो डरावनी घटना हुई थी उसको ठीक तरीके से सुनोगे तो आपको भी मेरी ये सारी बातें सही लगने लगेगी। दरअसल 12वीं क्लास पास करते ही मेरे पिताजी ने मेरा एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया था, क्योंकि उस वक्त तक मेरी 18 साल की उम्र भी हो चुकी थी। उस वक्त तक मैं पूरा 20 साल का हो चुका था। इस वजह से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी
और ड्राइविंग लाइसेंस बनते ही मेरे पिताजी ने मुझे किस्तों पर एक ऑटो दिलवा दिया था, जो कि वैसे तो नया नहीं था, लेकिन नए से भी कम भी नहीं था। अब जिस दिन मेरे पिताजी मेरे लिए वो ऑटो लेकर आए थे, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं पूरी रात ये सोच रहा था कि कल से मैं भी मेरे पिताजी और मेरे चाचा लोग के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा करूंगा कि आज मेरी इतनी कमाई हुई है। और मन ही मन ये चीज सोचते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि रात कब गुजर गई और कब सुबह हो गई। सुबह होते ही मेरे पिताजी ने मुझे ऑटो की चाबी अपने हाथ में थमाई और मुझको वो चाबी देकर मुझसे कहा कि आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम पूरी कोशिश करना कि तुम अपने इस जीवन के सफर में पूरी तरीके से सफल हो पाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कमाई का सिर्फ यही एक जरिया है। और अगर तुम पूरी मेहनत से ये काम करोगे तो किसी सरकारी नौकरी करने वाले से कम पैसे नहीं कमाओगे, लेकिन तुम्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये काम करना है। उस दिन मेरे घर पर मुझे इस तरीके से तैयार किया जा रहा था जैसे मैं कोई जंग लड़ने के लिए जा रहा हूं। मेरे माथे पर तिलक लगाया जा रहा था और मेरे ऑटो रिक्शा की पूजा की जा रही थी। और ये सब होने के बाद मैं अपना ऑटो लेकर अपने पापा और चाचा लोग के साथ राजकोट की सड़कों पर निकल चुका था। शुरू के 10-15 दिन तो मेरे ठीक तरीके से निकले। हालांकि नया नया होने के कारण मेरी इतनी ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे राह चलती हुई सवारियों को अपने ऑटो में बैठाने की टेक्निक अभी ठीक तरीके से आई नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों से तो किराए के चलते बहसबाजी हो जाती थी और कुछ लोग काफी कहने के बाद भी मेरे ऑटो में नहीं बैठते थे। हालांकि धीरे धीरे मुझे इन सब चीजों का अंदाजा होने लगा था कि एक राह चलते हुए इंसान को किस तरीके की बातें बोलकर अपने ऑटो में बिठाया जाता है, क्योंकि जो इंसान पैदल चलकर जाना चाह रहा हो उस इंसान को भी अपनी कोई ऐसी बात बोलकर अपन खुश कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपने ऑटो में बैठ जाता है। ये सारी चीजें मुझे मेरे पापा सिखाया करते थे, लेकिन मुझे इन सब चीजों में माहिर होने में थोड़ा समय लग रहा था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन सब चीजों में माहिर होने से पहले ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हो जाएगी जिसके होने के बाद शायद मुझे ये ऑटो चलाने वाला काम हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। दरअसल एक दिन सुबह के वक्त मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि आज तो मैं छुट्टी पर रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ कहीं पर जाना है। आज तुम अकेले ही ऑटो लेकर चले जाना। उन लोगों की बातें सुनने के बाद मैं उनसे कह देता हूं कि ठीक है, मैं आज अकेला ही काम पर चला जाऊंगा। अभी मम्मी पापा से वो बातें कहने के बाद सुबह होते ही मैं अपने घर से अपने तय वक्त पर काम पर निकल चुका था। शाम होते होते मैंने लगभग 1000 से 1500 के बीच की अपनी दिहाड़ी बना ली थी। लेकिन अब भी मैं घर जाने का मन बना ही रहा था, तभी मेरे दिमाग में आता है कि आज तो पापा भी काम पर नहीं आए हैं, तो ऐसे में मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए। अगर मैं 2 से 3 घंटा घर पर लेट चला जाऊंगा तो ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और इन 2-3 घंटों में ही आज पापा की जो छुट्टी हुई है उसकी वजह से जो घर में कम पैसे जाने वाले हैं उनको मैं थोड़ा कवर कर लूंगा। यानी कि मेरे सोचने का मतलब था कि पिताजी के काम पर ना आने की वजह से आज जितने पैसों का नुकसान होने वाला था, मैं थोड़ा ज्यादा काम करके उन पैसों की भरपाई करने की सोच रहा था। और यही सोच रखते हुए मैं तय करता हूं कि आज मैं 10-11 बजे तक आराम से अपने घर पर जाऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो 12 बजे तक भी चला जाऊंगा। अगर मुझे कोई सवारी मिलती रही तो मैं 12 बजे तक अपने घर पर जाऊंगा। अब इस तरह की बातें सोचकर मैं उस दिन ये तय कर लेता हूं कि आज मैं ज्यादा जल्दी घर पर नहीं जाऊंगा और उसके बाद मैं सड़कों पर इधर उधर सवारी के इंतजार में घूमता रहता हूं। शुरू में मुझे 2-4 सवारियां ऐसी मिल जाती हैं जिनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मुझे रात के 10 बज जाते हैं, और उसकी वजह से मुझे काफी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। अब जहां मेरी 1500 की कमाई हुई थी अब वो 2000 रुपये तक चली गई थी। अब मैं सोच रहा था कि किसी तरीके से दोनों बाप बेटे की मिलाकर एक दिन की जितनी कमाई रोजाना होती है उतनी ही कमाई अगर मैं अकेला कर ले जाऊं तो पिताजी की छुट्टी करने का हम लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उस वक्त तक रात के 10 बज चुके थे और मैं अब एक सवारी को उसके घर पर छोड़कर एक सुनसान रास्ते से होते हुए वापस अपने मुख्य शहर की तरफ आ रहा था। वो रास्ता दिखने में काफी ज्यादा सुनसान था। दोनों तरफ कॉलोनी के ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए थे, लेकिन उन मकानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई नहीं रहता है, क्योंकि रात के अंधेरे में उनमें से किसी भी घर में एक भी लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद सभी घरों के लोग सो गए हैं और इसी वजह से इन सभी की लाइट बंद है,
लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि सिर्फ घरों की ही नहीं बल्कि उस कॉलोनी की सड़क पर भी जो लाइट हैं वो भी बंद पड़ी हुई हैं और उन घरों में कोई भी चहल पहल दिखाई नहीं दे रही है। ये चीज देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि शायद इस कॉलोनी में कोई भी नहीं रहता है। अभी मैं वहां से गुजर ही रहा था कि तभी एक घुमाव में घूमते ही उस घुमाव के ऊपर मुझे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसने एक घुटनों तक की छोटी सी पैंट पहन रखी थी और हाफ बाजू की ही एक शर्ट पहन रखी थी। उसको वहां पर इतनी रात को खड़ा हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि ये बच्चा यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहा है। उसके साथ मुझे उसका कोई घर वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं सोचता हूं कि कहीं ये रास्ता तो नहीं भटक गया है। ये चीज सोचते ही मैं मेरे दिमाग में विचार लाता हूं कि एक बार इसके पास रुककर इससे ये पूछ लेता हूं कि ये इतनी रात को अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा करके मेरे जीवन की कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं और अपने आप को एक ऐसे खतरे में डालने जा रहा हूं जिस खतरे का अंदाजा होने के बाद मुझको पछतावा होने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस छोटे से बच्चे से उसके पास जाकर अपना ऑटो रिक्शा रोककर कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही दूर से ही वो एक हाथ से मुझे ऑटो को रोकने का इशारा करने लगा था। उसको मुझे रोकने का इशारा करता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि शायद ये बच्चा भी मुझसे कोई मदद मांगना चाहता है। इसी वजह से मैं तुरंत ही अपने ऑटो को उसके पास ले जाकर रोक देता हूं और चालू ऑटो में बैठा बैठा ही उससे पूछता हूं कि अरे बेटा, तुम इतनी रात को अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ पर हैं? मेरे ऐसा कहते ही वो मुझे एक घर की तरफ अपनी छोटी सी हाथ की उंगली से इशारा करता है और मुझसे कहता है कि मेरी मम्मी उस घर में है, लेकिन वो काफी ज्यादा बीमार है, वो कहीं भी नहीं जा सकती और मुझे उनकी दवाई लेकर आनी है क्योंकि आज उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। इसी वजह से मैं अकेला ही घर से निकल आया हूँ। जैसे ही उसने मुझे ये बात बोली तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है? तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? तो मेरे ऐसा पूछते ही वो बच्चा बड़ी ही रुखी सी आवाज में मुझे जवाब देता है कि पापा तो मर गए। जैसे ही मैं उसके मुंह से ये बात सुनता हूं तो मुझे ऐसा पूछने पर काफी ज्यादा गलती महसूस होती है। लेकिन फिर मैं उससे कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी की दवाई लेने के लिए कहां पर जाना है? तो वो मुझे पीछे की तरफ अपने हाथ से इशारा करता है, यानी कि जिस तरफ मैं अपने ऑटो का मुंह करके सामने की तरफ जा रहा था वो उसके बिल्कुल उल्टा पीछे की तरफ जाने के लिए मुझे कहता है। जैसे ही वो मुझे उस तरफ जाने के लिए इशारा करता है तो मैं उससे कहता हूं कि बेटा, उस तरफ तो ना ही तो कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई मेडिकल है जहां से तुम वो दवाई लेकर आने वाले हो। तो वो लड़का मुझसे कहता है कि यहाँ आगे थोड़ी ही दूर एक कॉलोनी में एक हकीम जी रहते हैं और मुझे वहीं से अपनी मम्मी के लिए दवाई लेकर आनी है क्योंकि उन हकीम जी की दवाई से ही मेरी मम्मी को आराम पहुंचता है। उनके एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से मेरे पापा भी मर गए थे और शायद अब मेरी मम्मी भी ज्यादा दिन तक मेरे साथ नहीं रहने वाली। मुझे ये बात कहकर वो बच्चा अपनी शक्ल को इतनी मासूम बना लेता है कि मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आ जाती है और उस वक्त मैं ये भूल जाता हूँ कि इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं और ऐसे में मुझे किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस बच्चे की शक्ल इतनी ज्यादा मासूम थी कि मेरी जगह और भी कोई इंसान होता तो वो अपने सारे काम भूलकर उस बच्चों की मदद करने की कोशिश में लग जाता। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मासूम सी शक्ल को देखकर मैं इतना ज्यादा भावुक हो रहा हूं, वही शक्ल आगे जाकर मुझे इतनी ज्यादा डरावनी और मनहूस दिखाई देने वाली है कि उसको देखते ही शायद मेरे पेट से पेशाब निकल जाएगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी मेरे साथ होने वाला था उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अब मुझे तो मेरे साथ जो कुछ होने वाला था उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन कहानी सुनते वक्त आप लोगों को तो इतना अंदाजा रखना चाहिए कि बेनाम भाई हम जैसे लोगों से कहानी बटोर बटोर कर आप लोगों के सामने लेकर आते हैं और ये हर संभव कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज्यादा इंतजार ना करवाए। लेकिन फिर भी आप लोग एक सबसे बड़ी कमी कर रहे हो, आप लोग वीडियो को बहुत कम लाइक करते हो। इन्होंने कल भी अपनी स्टोरी में आपसे कहा था कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कहानी सुनते वक्त इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक और कमेंट करेंगे उतना ज्यादा ही ये वीडियो बाकी के अलग अलग लोगों तक पहुंचेगी, जिससे बेनाम भाई को भी काम करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही अगर जो कोई भी इंसान चैनल पर नया है और इस चैनल पर पहली बार कहानी सुन रहा है तो उससे मेरा निवेदन है
कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा करने पर आगे आने वाली कहानी जल्दी से आप तक पहुंच जाएंगे। अब इन सब बातों को यहीं पर खत्म करके मैं वापस अपनी कहानी पर लौटता हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कही हुई बातों का आप लोगों पर थोड़ा बहुत असर जरूर हुआ होगा और आप लोग मेरी इस बात का थोड़ा सा मान भी रखोगे। अब उस वक्त मैं भावुकता में आकर उस छोटे से बच्चे से कहता हूं कि ठीक है बेटा, तुम पीछे की तरफ मेरे ऑटो में बैठ जाओ और मुझे जिस तरफ तुम्हें जाना है उस तरफ का रास्ता बताओ। मेरे ऐसा कहते ही उस छोटे से बच्चों के चेहरे पर इतनी ज्यादा मुस्कान आ जाती है कि उसके चेहरे को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस मासूम से चेहरे को इस वक्त मैं मुस्कुराता हुआ देखकर इतना ज्यादा खुश हो रहा हूं, इसी चेहरे को थोड़ी देर बाद जब मैं मुस्कुराते हुए देखूंगा तो खुश होने के बजाय मेरी हवाइयां उड़ जाएंगी। अब वो चीज होते ही मैं ऑटो को वापस पीछे की तरफ घुमाता हूं और अब उस कॉलोनी के उस टूटे फूटे गड्ढों से भरे हुए रास्ते पर अपने ऑटो को आगे की तरफ लेकर जाने लगता हूं। अब धीरे धीरे मैं उस ऑटो को आगे की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन वो छोटा बच्चा बिना कुछ बोल ही चुपचाप मेरे पीछे बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से वो मुझे एक अजीब सी आवाज में कहता है कि आज मेरी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। उसके मुंह से ये बात सुनते ही मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि आज ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से इसकी माँ इतनी ज्यादा खुश हो जाएगी। तो मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो मुझे कहता है कि आज से पहले मेरी माँ ही मेरी हर चीज का ध्यान रखती थी, लेकिन आज पहली बार मैं खुद अपनी माँ के लिए कुछ करने वाला हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूँ कि शायद ये बच्चा आज पहली बार अकेला अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने आया है और इसी वजह से ये मुझे ऐसा कह रहा है कि आज जब मैं अपनी माँ के लिए दवाई लेकर जाऊंगा तो वो मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी कि उसका बेटा आज इतना बड़ा हो गया है जो उसको थोड़ा सहारा देना लगा है। अब ऐसा सोचते सोचते ही मैं उस कॉलोनी में आगे की तरफ चला जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे की तरफ चला जा रहा था तो थोड़ी दूर आगे जाते ही मेरे दिमाग में अचानक से कुछ विचार आने लगते हैं और मैं सोचने लगता हूं कि आखिर ये बच्चा मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मैं उस कॉलोनी में आगे की तरफ जा रहा था वैसे वैसे ही उस कॉलोनी में बने हुए मकान काफी ज्यादा खंडहरनुमा और पुराने से दिखाई देने लगे थे और उन मकानों के अंदर से अजीब अजीब तरह के जानवरों की आवाजें आने लगी थी, जो कि अक्सर रात के वक्त हम लोगों को किसी सुनसान जगह पर भी सुनाई देती हैं। अब उन आवाजों को सुनकर मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि इस वक्त मैं जिस जगह पर हूं उसके आसपास में कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है और ये जो कुछ भी बना हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शायद यहाँ से बहुत समय पहले ही लोग इन सब मकानों को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आखिर इस खंडारनुमा कॉलोनी में कौन ऐसा इंसान होगा जो अकेला ही इतने सुनसान पड़े मकानों के बीच रहता होगा। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि थोड़ी दूर आगे जाते ही वो बच्चा मेरे कंधे पर हाथ रखता है और मुझे रुकने का इशारा करता है। मेरे को ऐसा इशारा करने के बाद वो बच्चा ऑटो के ठीक तरीके से रुकने का इंतजार भी नहीं करता है। जैसे ही वो ऑटो एक कोने वाले घर के पास में जाकर रुकने वाला होता है तो वो चलते ऑटो में से ही उतर जाता है। चलते ऑटो में से उतरने के कारण वो थोड़ा गिरने के जैसा हो जाता है। इसी वजह से मैं उसे अचानक से कहता हूँ कि अरे बेटा, थोड़ा संभल कर, लेकिन वो पलटकर मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता है और भागकर उस कोने में बने हुए एक थोड़े पुराने और खंडहर से मकान के लोहे के जंग लगे हुए गेट को खोलकर उसके अंदर दौड़ता हुआ चला जाता है। उस वक्त मैं सोचता हूँ कि शायद ये बच्चा इस मकान को और इस मकान में रहने वाले लोगों को पहले से जानता होगा। इसी वजह से इतना अंधेरा होने के बावजूद भी ये इस अंधेरे में इस तरह से चलकर जा रहा है जैसे इसको पहले से पता हो कि मकान में किस तरफ जाना है। लेकिन उस वक्त उस मकान को देखकर मैं ऑटो में बैठा बैठा ही सोचता हूँ कि आखिर इस घर में रहने वाले लोग इस घर में लाइट जलाकर क्यों नहीं रखते हैं। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था तभी मैं गौर से उस मकान की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस मकान के अंदर जगह जगह पर कुछ लाल लाल सा लगा हुआ है और उसकी जो दीवारें हैं वो हर जगह से ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे उन दीवारों पर कुछ लाल रंग का लगा हुआ हो। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो लाल लाल दीवारों पर लगा हुआ दिखाई दे रहा था वो कोई रंग था या फिर कुछ और था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ आगे चलकर जो कुछ भी होने वाला था उन सब चीज़ों से मैं इस वक्त तक बिल्कुल अनजान था। लेकिन शायद मेरे साथ जो कुछ भी अब होने वाला था उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी।
अब मुझे उस ऑटो में बैठे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए थे और मैं पिछले 10 मिनट से ये सोच रहा था कि उस बच्चे ने वापस आने में काफ़ी ज़्यादा देर लगा दी है। एक पल के लिए तो मेरा मन करता है कि मैं यहीं से अपने ऑटो को वापस घुमाकर वापस चला जाऊं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि वो बच्चा अकेला आखिर इतनी दूर कैसे आएगा। इसी वजह से मैं बाहर से बैठा ही 2-3 बार जोर जोर से उस बच्चे को आवाज़ लगाता हूं, लेकिन उस वक्त उस सुनसान कॉलोनी में मेरी आवाज़ इस तरह से गूंज रही थी जैसे कई दूरी तक वहां पर इंसान तो क्या बल्कि इंसान की परछाई भी मौजूद ना हो। कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी अंदर से ना ही तो वो बच्चा बाहर आता है और ना ही अंदर से मुझे कोई जवाब आता है। इसी वजह से मैं अपने ऑटो को वहीं पर खड़ा करके उस लोहे के आधे से खुले हुए गेट को पूरा खोलकर उस मकान के अंदर चला जाता हूँ। लेकिन अंदर जाते ही मुझे दिखाई देता है कि उस मकान का जो दरवाज़ा था वो अभी भी खुला हुआ ही है, लेकिन अंदर की तरफ बाहर से भी ज़्यादा अंधेरा था। इसी वजह से मैं अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता हूँ और उसकी टॉर्च चालू करता हूँ और फिर मोबाइल की रोशनी के सहारे ही मैं उस मकान के अंदर जाता हूँ। जैसे ही मैं मकान के थोड़ा सा अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस मकान में अंदर की तरफ एक बड़ा सा आंगन है और उस आंगन में एक कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई है जो कि एक छोटे से लकड़ी के बक्से में कुछ ढूंढ रही थी। और उस औरत के पास में ही नीचे फर्श पर उसके पैरों के बगल में वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। तभी मैं उस बच्चे से कहता हूँ कि अरे बेटा, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, ना ही तो तुम बाहर आकर मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हें वापस चलना है या नहीं चलना है, और ना ही तुम अभी तक मुझे मेरी बात का कोई जवाब दे रहे हो। और तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर किसी हकीम साहब से अपनी मम्मी के लिए दवाई लेने आए हो, तो फिर यहाँ पर तो मुझे कोई भी हकीम साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो बच्चा मुझसे कहता है कि ये जो बैठी हुई हैं यही तो हकीम हैं। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं थोड़ा वहां पर हंस देता हूँ, क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है। और मेरे हंसी आने के पीछे का कारण ये था कि उस वक्त तो वहां पर कोई औरत बैठी हुई थी, लेकिन हंसने के साथ ही मैं उससे थोड़ा उस औरत का उपवास उड़ाते हुए ये कह देता हूँ कि ये कैसी हकीम है। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो औरत अचानक से तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखती है और वो एक तक मेरी तरफ देखती ही रहती है। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखना शुरू किया तो वो उस छोटी सी लकड़ी की बनी हुई संदूक में जो कुछ ढूंढ रही थी वो उसको ढूंढना भी बंद कर देती है और बस मेरी तरफ ही घूरे जाती है। उस वक्त उस अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में मुझे उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि उसको देखकर मेरे चेहरे की सारी हंसी गायब हो जाती है। लेकिन तभी पता नहीं बाहर की तरफ से एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है और उस हवा के झोंके के साथ ही उस घर का जो दरवाजा था वो अपने आप ही बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होते ही मैं उससे कहता हूं कि चलो बेटा, मुझे काफी ज्यादा लेट हो रही है, मुझे अपने घर भी जाना है। लेकिन जैसे ही मैंने उस बच्चे से ये बात कही तो वो औरत मुझे अजीब सी गुर्राती हुई आवाज में कहती है कि इस घर में आने वाले लोग कभी भी अपने घर पर नहीं लौट पाते हैं। और मुझे ये बात कहकर वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। लेकिन जिस आवाज में उसने मुझे ये बात कही थी उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने कोई औरत नहीं बल्कि कोई मर्द बैठा हुआ हो, क्योंकि वो आवाज किसी आदमी की तरह की आवाज थी। लेकिन जब वो हंस रही थी तो मैं उस औरत से कहता हूँ कि मैं आपकी बात को कुछ समझा नहीं। तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहती हैं कि अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझसे ये बात कहकर वो उस छोटे से बच्चे की तरफ अपनी आंखों से कुछ इशारा करती हैं। उस औरत का इशारा मिलते ही वो छोटा सा बच्चा वहां से उठकर एक कमरे की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और वो उस कमरे में जाकर पता नहीं वहां पर क्या ढूंढने लगता है। लेकिन उस कमरे के अंदर से कुछ लोहे की सी चीजों की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लोहे की बनी हुई चीजों में किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब मैं उस कमरे की तरफ ध्यान देख रहा था तो वो औरत मुझे अपनी बातों में लगा लेती है और मैं उस कमरे की तरफ ध्यान देना भूल जाता हूँ। अभी मैं उस कमरे की तरफ ध्यान देना भूलकर उस औरत से बात कर ही रहा था, तभी अचानक से मेरी नज़र मेरे हाथ में पकड़े हुए मेरे मोबाइल पर जाती है, जिसमें मुझे टाइम दिखाई देता है। और जैसे ही मैं टाइम देखता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त तक रात के पूरे 12 बज चुके थे। और उस टाइम को देखकर मेरे इतने ज़्यादा परेशान होने के पीछे की वजह ये थी कि अब तक तो शायद मेरे मम्मी पापा भी घर पर लौट चुके थे और वो मेरे घर पर आने का इंतज़ार कर रहे थे। शायद अब थोड़ी ही देर में उन लोगों का फ़ोन आने ही वाला था।
अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से कोई मेरी पीठ पीछे से मेरे सिर पर किसी बहुत भारी चीज से वार करता है। और वो चीज भारी होने के साथ साथ ही काफी ज्यादा धारदार भी थी, जिसकी वजह से उस चीज की मेरे सिर में लगते ही मेरे सिर से एक खून की पिचकारी निकल कर गिरती है, जो कि मेरी आंखें बंद होने से पहले उस फर्श पर गिरती हुई मुझे मेरे मोबाइल की रोशनी में काफी ठीक तरीके से दिखाई दे गई थी। लेकिन उस वक्त उस चोट के लगते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक धोखा हो गया है। लेकिन उस चोट के लगने के बावजूद भी जब मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे छोटा सा और मासूम सा दिखाई दे रहा था, अब वो मेरे सामने एक शैतान के रूप में खड़ा था। उसका रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। जो मासूम सा चेहरा मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, अब उसका वो चेहरा जगह जगह से जला हुआ और काफी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें भी पूरी तरीके से बदल चुकी थीं। रात के वक्त उस घर के अंधेरे में उसकी आंखें किसी जानवर या बिल्ली की तरह चमक रही थीं। साथ ही उसके हाथ पैर भी अब इस तरीके से दिखाई दे रहे थे जैसे वो कई दिनों से नहाया ही ना हो। लेकिन जब बेहोश होने से पहले मैं गौर से अपनी आंखों से उसके हाथ और पैरों की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उसके हाथ और पैरों पर उसकी उंगलियों के जितने लंबे लंबे नाखून हैं। ये चीज देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि ये कोई इंसान नहीं, शायद कोई शैतान है। और अगर ये कोई भटकती आत्मा या शैतान है तो फिर सामने की तरफ जो औरत बैठी हुई है वो भी कोई जिंदा औरत नहीं, बल्कि इसकी ही कोई साथी है। अब ये चीज सोचते हुए जैसे ही मैं उस औरत की तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने की कोशिश करता हूँ तो उस वक्त मुझे दिखाई देता है कि उस कुर्सी पर बैठी रहने के बजाय वो औरत मेरे चेहरे के काफी ज्यादा करीब खड़ी हुई है। और जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस बच्चे की तरह ही उसका भी हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका है। उसके सिर पर अब खुले हुए लंबे लंबे बाल थे जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रहे थे। साथ ही उसका चेहरा अब इस तरीके से बदल चुका है जैसे वो कोई डायन या फिर चुड़ैल हो। उस बच्चे की तरह ही उसके भी हाथ और पैरों पर लंबे लंबे नाखून थे और उसकी हाथों की उंगलियां इस तरीके से गली हुई थीं जैसे उनको किसी तेजाब में जला दिया गया हो। ये चीज होते ही मैं समझ गया था कि आज मेरी मौत आ चुकी है। लेकिन इतनी भारी चोट सिर पर लगने के कारण मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता हूं। लेकिन जब मुझे होश आता है तो मैं अपने आप को एक कमरे में पाता हूं। लेकिन उस वक्त मेरे हाथ और पैर किसी रस्सी से बंधे हुए थे और मेरे चारों तरफ इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी कि उस वक्त होश में आते ही मेरे उल्टी हो जाती हैं, क्योंकि उस कमरे में मुझे मेरे हर तरफ इंसानी कंकाल की हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी थी और एक तरफ तो एक मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा उस कमरे में एक कोने में पड़ा हुआ था जो कि पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। और जब मैंने घर के अंदर घुसने से पहले उस घर की दीवारों पर जिस तरीके के लाल लाल निशान देखे थे, अब उस कमरे की दीवारों पर भी उसी तरीके के निशान बने हुए थे, जो कि उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि ये सब खून के छींटों के निशान हैं। और उन चीजों को देखकर मुझे ये भी समझ में आ गया था कि शायद आज से पहले मेरी तरह ही यहाँ पर किसी और को भी शिकार बनाया गया है। लेकिन अब मुझे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं इन लोगों की तरह ही मेरा भी हाल ऐसा ही तो नहीं होने वाला है। लेकिन उस वक्त मुझे मेरे सिर के ऊपर एक छोटी सी खिड़की उस कमरे में दिखाई देती है। अब किसी तरह अपने आप को उस रस्सी से खोलने के बाद में जैसे ही मैं खड़ा होकर उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता हूं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि अब भी मेरे सिर से खून बह रहा था। इसी वजह से मैंने जो शर्ट पहन रखी थी, मैं उस शर्ट को खोलता हूं और मेरे सिर पर पीछे की तरफ जहां पर वो घाव हो रखा था, मैं उस जगह पर अपनी शर्ट को कसकर बांध लेता हूं और उसके बाद उस खिड़की को खोलता हूं। खिड़की को खोलते ही मुझे दिखाई देता है कि उस खिड़की में बाहर की तरफ ना ही तो कोई लोहे की जाली लगी हुई है और ना ही कुछ और है। बस दो छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे थे जो कि अब तक पूरी तरीके से गल चुके थे। लेकिन खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखते ही मुझे दिखाई देता है कि वो कमरा उस घर की दूसरी मंजिल पर है, यानी कि सड़क काफी ज्यादा नीचे दिखाई दे रही थी। अब उस वक्त मैं सोचता हूं कि मैं इस खिड़की से कूदकर यहां से इस चुड़ैल के चंगुल से और इस छोटे से शैतान के चंगुल से बचकर निकल जाऊं। लेकिन जब मैं मेरे बिल्कुल नीचे देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है
कि वहां पर किसी सूखी हुई कांटेदार लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर पड़ा हुआ है। अगर मैं वहां से नीचे कूदता तो शायद उन लकड़ियों के पूरे कांटे मेरे शरीर पर चुभ जाते। लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूं कि मरना तो आज मुझे वैसे भी है, तो क्यों ना मरने से पहले अपने आप को बचाने की एक आखिरी कोशिश की जाए। इसी वजह से मैं उस खिड़की से निकलने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब उस खिड़की से निकलने की कोशिश करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वो खिड़की साइज में काफी ज्यादा छोटी है और शायद मैं अपने आप को वहां से नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से अपनी सांस को पूरी तरीके से खींचकर और अपने पेट को थोड़ा सुसाकर उस जगह से, उस खिड़की से निकल जाता हूं। लेकिन निकलते ही जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मेरे साथ होता है, यानी कि मैं उन कांटेदार लकड़ी पर जाकर गिर जाता हूं, जिसकी वजह से मुझे मेरे बदन पर काफी ज्यादा कांटे भी चुभ जाते हैं। लेकिन फिर मैं वहां से चुपचाप भागकर सड़क पर आ जाता हूं। लेकिन तभी वापस से पीछे की तरफ पलटकर उस खिड़की की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस खिड़की पर वो छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, जो कि अब एक पूरी तरीके से शैतानी रूप में वहां पर खड़ा हुआ था। उसको वहां पर खड़ा हुआ देखकर मुझको लगता है कि शायद ये मेरा पीछा करके मुझे वापस से पकड़ लेगा। इसी वजह से मैं वहां पर लंगड़ाते हुए दौड़ने लगता हूं। लेकिन दौड़ते दौड़ते मैं बार बार पीछे की तरफ पलटकर उस खिड़की की तरफ देख रहा था। एक दो बार पलटकर वापस देखने के बाद मुझे दिखाई देता है कि अब उस बच्चे के साथ साथ वो डरावनी औरत, जो कि एक चुड़ैल या फिर डायन थी, वो भी वहीं पर उस खिड़की के पास में खड़ी हुई है। लेकिन जब वो लोग मुझे वहां से भागता हुआ देखते हैं तो वो औरत वहां पर इतनी अजीब और भयंकर सी आवाज में चिल्लाती है कि उसकी उस चीख से वो पूरी कॉलोनी गूंज पड़ती है। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस घर से निकलकर मेरा पीछा क्यों नहीं कर रही है। उस वक्त मैं दौड़ते हुए किसी रिहायशी इलाके में आता हूँ और वहां किसी आदमी से मदद मांगता हूँ। और एक दो लोगों से मदद मांगने के बाद वो लोग मुझे एक छोटे से अस्पताल में भी पहुंचा देते हैं, जहां पर मेरे सिर पर लगी हुई चोट का इलाज किया जाता है। पर उसके बाद मैं वहां पर अपने फोन को टटोलने लगता हूँ। लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूँ कि मेरे जितना मूर्ख भी कोई नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास फोन ही होता तो मैं वहीं से फोन करके अपने घर वालों को वहां पर मदद के लिए बुला लेता। फिर मैं वहां पर मौजूद किसी आदमी का फोन लेता हूँ और अपने पापा को फोन करता हूँ और मैं जिस हॉस्पिटल में था उसका नाम बताता हूँ। फिर वहां पर मेरे घर वाले आते हैं। लेकिन घर वाले आते ही मुझे वो सारी बातें अपने आप ही बता देते हैं जो कुछ मेरे साथ हुआ था। और उनकी बातों को सुनकर मैं काफी ज्यादा अचंभित हो जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको इन सब बातों का कैसे पता। तो मेरे पापा मुझे कहते हैं कि आज हम लोग एक बाबा के पास ही गए थे, क्योंकि हमारे घर में पिछले दिनों से काफी ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। लेकिन वहां पर जाते ही वो बाबा हम लोगों पर काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और हमसे कहने लगते हैं कि अब क्यों आए हो यहाँ पर, तुम्हारे बच्चे को तो तुमने मौत के मुंह में डाल दिया है और आज जो कुछ भी उसके साथ होने वाला है उसके बाद शायद तुम तुम्हारे बच्चों को खो दोगे। दरअसल मेरे घर वाले उस दिन मेरे ऊपर से ही एक नारियल वार लेकर गए थे, क्योंकि वो लोग जो मैंने नया काम चालू किया था उसके बारे में पूछने के लिए उन बाबा के पास में गए थे कि मेरा काम धंधा आगे कैसा चलने वाला है। लेकिन काम धंधे के बारे में बताने के बजाय वो बाबा तो उस दिन मेरे पर जो मुसीबत आने वाली थी उसके बारे में मेरे घर वालों को बताने लगते हैं। और वो चीज होने के बाद में मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि हमने तेरे फोन पर कई बार फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन तेरा फोन ही हम लोगों को नेटवर्क से बाहर बता रहा था। घर पर आने के बाद हम लोगों ने तुझे आसपास के इलाके में काफी ज्यादा ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन ना ही तो हमें तू दिखाई दिया और ना ही तेरा ऑटो। फिर घर वाले बताते हैं कि वो जो बाबा थे वो काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से ही तुझे उस डायन के चंगुल से वहां से बचाकर निकाला है। लेकिन फिर थोड़ा ठीक होने के बाद जब मेरे पापा मेरे साथ हुई उस घटना के बारे में और उस इलाके के बारे में अपने साथ में काम करने वाले लोगों को बताते हैं तो उनको पता चलता है कि वो कॉलोनी पिछले काफी लंबे समय से ही इसी तरीके से ही सुनसान पड़ी हुई है और वो सिर्फ 7 से 8 घरों की ही कॉलोनी है। लेकिन उस कॉलोनी में कुछ साल पहले एक आदमी था जो रोज शराब पीकर अपनी घरवाली को मारता था। एक दिन उसकी घरवाली ने परेशान होकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिर उसको वो काम करने के बाद इतना ज्यादा डर लगा, उसको लगा कि शायद अब मुझे भी मार दिया जाएगा या मुझे फांसी हो जाएगी। इसी वजह से वो भी मरने का सोच लेती हैं। लेकिन मरने से पहले वो सोचती हैं कि अगर मैं भी मर गई तो फिर मेरे इस छोटे से बच्चे का क्या होगा।
इसी वजह से वो अपने बच्चों को भी मार देती हैं और फिर खुद भी मर जाती हैं। लेकिन उस दिन के बाद से ही उन दोनों माँ बेटों की आत्मा उस इलाके में भटकने लगी थी और आसपास के लोगों को थोड़े दिनों में एहसास हो गया था कि अगर वो लोग उस जगह पर ज्यादा दिन तक रहे तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। इसी वजह से उस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर कहीं और चले गए। लेकिन उस वक्त मुझे वो कॉलोनी इस वजह से इतनी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी कि वो जो छोटा सा लड़का था वो एक छलावे के रूप में था और वो अपने छलावे से मुझे उस कॉलोनी को इतनी ज्यादा बड़ी दिखा रहा था कि जैसे मैं कोई एक आधी किलोमीटर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर उस सुनसान कॉलोनी में गया हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। रिहान खान बदायून भाई दिल्ली से, लक्ष्मण भाई हैदराबाद से, खुशबू सिंह भाई उत्तर प्रदेश से, चंद्रशेखर साथुआ महापात्र भाई उड़ीसा से, शरीफ मालिक भाई कोलकाता से, अपोंग नागा भाई नागालैंड से, मोहम्मद भाई दिल्ली से, सलीम भाई, नितिन मनकर भाई नगपुर से, हमधुन जिया अहियान अलिया जी मालदीव से, विशल गोंड भाई उत्तर प्रदेश से, तजवाली खान एंड मुस्ताफा खान भाई इंग्लैंड से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, सैफ अली मोकामा भाई बिहार से, संजय पेंटर भाई जलगांव से। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।